चलिए, तो हमने शोल्डर जॉइंट के बारे में पढ़ा। अब आज इस क्लास में हम बात करते हैं उससे रिलेटेड बर्सा के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ बर्सा। तो एक्चुअली बर्सा इज़ अ फ्लूइड फिल्ड सैक। बर्सा क्या है? फ्लूइड से भरा हुआ एक थैली है जो क्या करेगा, ये आप देखेंगे कि जॉइंट्स के पास आपको ये बर्सा दिखाई देगा। तो एक्चुअली जो बर्सा है वो जॉइंट को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? तो जो बर्सा है वो जॉइंट के लिए शॉक एब्जॉर्बर के जैसा काम करेगा, उसे फ्रिक्शन से बचाएगा, और क्योंकि फ्लूइड से भरा हुआ है तो वो उसे एक नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो बर्सा के काफ़ी सारे फंक्शन हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ बर्सा। बर्सा इज़ अ फ्लूइड फिल्ड सैक। फ्लूइड से भरी हुई एक थैली है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है? जॉइंट्स के पास होता है और जॉइंट को फ्रिक्शन से बचाता है, जॉइंट को शॉक एब्जॉर्बर के जैसा काम करता है, कुशन के जैसा काम करता है, और कहीं ना कहीं उसे नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड बर्सा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब एक्रोमियन बर्सा। ठीक है, दिस वन इज़ कोरिकॉइड प्रोसेस एंड आप समझेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एक्रोमियन प्रोसेस। तो इस एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे जो बर्सा होगी वो कहलाएगी सब एक्रोमियन बर्सा। इस एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे की बर्सा क्या कहलाएगी? सब एक्रोमियन बर्सा कहलाएगी। यहाँ देखिए, दिस वन इज़ एक्रोमियन प्रोसेस। तो इस एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे यहाँ जो बर्सा होगी वो कहलाएगी सब एक्रोमियन बर्सा। और पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि सब एक्रोमियन बर्सा इज़ द लार्जेस्ट बर्सा ऑफ द बॉडी। ठीक है, सब एक्रोमियन या जिसे हम सब डेल्टॉइड बर्सा भी कहते हैं, क्योंकि वो डेल्टॉइड मसल्स के नीचे होगी, तो इसीलिए कहलाएगी सब एक्रोमियन बर्सा या सब डेल्टॉइड बर्सा। तो एस फॉर सब एक्रोमियल बर्सा। क्या याद रखेंगे? बॉडी की लार्जेस्ट बर्सा है एस। फिर हम आते हैं सब स्कैपुलरिस। तो जो सब स्कैपुलरिस है, जो मसल है, हमने पढ़ा था स्कैपुला में मल्टीपिनेट सब स्कैपुलरिस जो उसके कॉस्टल सरफेस से अराइज होती है। तो सब स्कैपुलरिस मसल्स के नीचे इस शोल्डर जॉइंट में आपको बर्सा मिलेगी जो कहलाएगी सब स्कैपुलरिस बर्सा। तो एस फॉर सब डेल्टॉइड या सब एक्रोमियल बर्सा, फिर एस फॉर सब स्कैपुलरिस बर्सा, आई फॉर इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। ठीक है, हमने पढ़ा था स्कैपुला में। हमने स्कैपुला में क्या देखा था? यहाँ देखिए, स्कैपुला में समझते हैं। दिस वन इज सुप्रास्पाइनस फोसा एंड दिस वन इज इंफ्रास्पाइनस फोसा, है ना। स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कैपुला जो इस स्कैपुला को डॉर्सल सरफेस को दो हिस्सों में बांटता है। दिस वन इज सुप्रास्पाइनस फोसा, दिस वन इज इंफ्रास्पाइनस फोसा। तो जो इंफ्रास्पाइनस फोसा है वहाँ से मसल अराइज होगी जो कहलाएगी इंफ्रास्पाइनेटस। तो उस इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स के नीचे बर्सा मिलेगा जो कहलाएगा इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। तो क्या देखते हैं कि शोल्डर जॉइंट में आपको तीन बर्सा दिखाई दे रहा है। एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे, दिस वन इज एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे जो बर्सा मिलेगी वो कहलाएगी सब एक्रोमियन या सब डेल्टॉइड बर्सा, विच इज़ द लार्जेस्ट बर्सा ऑफ द बॉडी, सब एक्रोमियन बर्सा, फर्स्ट वन। सेकेंड वन कहलाएगी सब स्कैपुलरिस। तो जो स्कैपुला के कॉस्टल सरफेस मीडियल 2/3 से मल्टीपिनेट सब स्कैपुलरिस मसल्स मिलेगी, उसके पास मिलेगी, वो कहलाएगी सब स्कैपुलरिस बर्सा। और इंफ्रास्पाइनेटस या इंफ्रास्पाइनस फोसा से अराइज होने वाली इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स के पास जो आएगी वो कहलाएगी इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। क्लियर? तो इसमें जो सब स्कैपुलरिस बर्सा है वो जॉइंट की कैविटी को कम्युनिकेट करती है, जबकि इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा ये जॉइंट की कैविटी को कम्युनिकेट कर सकती है। इसके अलावा दूसरे काफ़ी सारे बर्सा हैं, जैसे कि कोरिकोब्रेकियलिस, टेरस मेजर, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई, लेटिसिमस डॉर्सी और कोरिकॉइड प्रोसेस। तो इन मसल्स के नीचे भी स्मॉल बर्सा भी आपको दिखाई देंगे, बर्सा मिल सकता है। लेकिन जो मेन है वो तीन है। तो तीन को कैसे याद रखेंगे? एस आई, एस फॉर सब एक्रोमियन बर्सा, फिर एक एस फॉर सब स्कैपुलरिस बर्सा, फिर आई फॉर इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। क्लियर हुआ? चलिए, ये हो गया इसका बर्सा। अब सेकेंड पॉइंट शुरू करते हैं, एंड दैट इज़ द रिलेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो अगर शोल्डर जॉइंट के बारे में हम बात करते हैं तो शोल्डर जॉइंट में हम देखेंगे कि सुपीरियरली इसे क्या क्या दिखाई देती है। सुपीरियरली यहाँ शोल्डर जॉइंट के ऊपर में क्या क्या है? तो इसमें सबसे पहले मिलेगा हमें कोरिको एक्रोमियल आर्च। देखिए, दिस वन इज़ कोरिको एक्रोमियल लिगामेंट, दिस वन इज़ एक्रोमियन प्रोसेस, और यहाँ है आपका कोरिकॉइड प्रोसेस। तो एक्रोमियन प्रोसेस, कोरिकॉइड प्रोसेस और कोरिको एक्रोमियल आर्च, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? कोरिको एक्रोमियल आर्च, या जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सॉकेट। तो सुपीरियरली से सबसे पहले क्या मिलेगा? आर्च मिलेगा, कोरिको एक्रोमियल आर्च। दूसरा, एक्रोमियन के नीचे बर्सा मिलेगी। डेफिनेटली एक्रोमियन प्रोसेस है, इसके नीचे यहाँ पर आपको बर्सा दिखाई देगी। अभी हमने पढ़ा वो क्या कहलाएगी? कौन सी बर्सा कहलाएगी? सब एक्रोमियल बर्सा या सब डेल्टॉइड बर्सा कहलाएगा। तो पहला सुपीरियरली से आर्च मिलेगा, कोरिको एक्रोमियल आर्च।
फिर उसके बाद इसे क्या मिलेगा, बर्सा मिलेगा। फिर यहाँ उसे मसल्स मिलेगी, कौन कौन सी, सुप्रास्पाइनेटस एंड डेल्टॉइड। तो हमने पढ़ा था कि जो स्कैपुला का डॉर्सल सरफेस है, वो डॉर्सल सरफेस को स्पाइन ऑफ स्कैपुला दो हिस्सों में बांटता है, सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा। तो यहाँ से अराइज होगी सुप्रास्पाइनेटस मसल, और हमने डेल्टॉइड के बारे में भी पढ़ा है। तो शोल्डर ज्वाइंट के सुपीरियरली आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे याद रखना है। शोल्डर ज्वाइंट के सुपीरियरली मिलेगी एक आर्च, दैट इज़ द कोरेकोक्रोमियल आर्च, पहला एक आर्च। दूसरा बर्सा, सब एक्रोमियल बर्सा। उसके बाद दो मसल कौन कौन सी है, एक है सुप्रास्पाइनेटस और एक है डेल्टॉइड। इसे कैसे याद रखेंगे, तो सुपीरियरली ऐसे याद रखिएगा ट्रिक वाइज कि सबसे पहले एक आर्च मिलेगा, कोरेकोक्रोमियल आर्च, बर्सा मिलेगी, सब एक्रोमियल बर्सा। दो मसल्स हैं, ऊपर की तरफ से आ रहा है तो डेफिनेटली सुप्रास्पाइनेटस तो सुपीरियर ही है, तो सुप्रास्पाइनेटस उसके साथ आएगा डेल्टॉइड। तो शोल्डर ज्वाइंट के रिलेशन में सुपीरियरली क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले आर्च, कोरेकोक्रोमियल आर्च, फिर सेकेंड में बर्सा, दैट इज़ अ सब एक्रोमियल बर्सा विच इज़ द लार्जेस्ट बर्सा ऑफ द बॉडी। फिर आपको मिलेगा दो मसल, सुप्रास्पाइनेटस और डेल्टॉइड। ये हो गया सुपीरियरली, क्लियर हुआ। इन्फीरियरली नीचे जब हम देखेंगे तो नीचे की तरफ शोल्डर ज्वाइंट में इन्फीरियरली आपको मिलेगा लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई। तो हमने पढ़ा था कि शोल्डर ज्वाइंट में हम स्कैपुला में हमने देखा था कि जो ग्लिनाइड कैविटी है तो उसके ऊपर की तरफ सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल और नीचे की तरफ इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल है। हम बात करते हैं यहाँ, तो जो ग्लिनाइड कैविटी है, इस ग्लिनाइड कैविटी में ऊपर की तरफ सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल और नीचे की तरफ इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल है। तो इस इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल से अराइज होता है आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई। तो यहाँ से जो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई है वो नीचे इन्फीरियरली आता है और जाकर नीचे की तरफ ओलेक्रोनल प्रोसेस में उसका अटैच होना है ट्राइसेप्स ब्रेकाई को। तो डेफिनेटली शोल्डर ज्वाइंट के इन्फीरियरली आपको क्या मिलेगा, ट्राइसेप्स ब्रेकाई। देखिए आप जो बोन में पढ़े हैं उसको आपको एक बार रिकॉल करना पड़ेगा, तब जॉइंट्स आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। जैसे ट्राइसेप्स का मेंशन होता है यहाँ पर नाम, तो आप ट्राइसेप्स ब्रेकाई को वापस पढ़ लीजिए कि कितने हेड और कहाँ जाकर वो इंसर्ट होता है, तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। तो सुपीरियरली एक आर्च, एक बर्सा, दो मसल। इन्फीरियरली एक ही स्ट्रक्चर है, दैट इज़ द क्या हमने पढ़ा, इन्फीरियरली इसको क्या मिलेगा, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई मिलेगी। अब आते हैं इस ज्वाइंट के एंटीरियरली। तो इस शोल्डर ज्वाइंट के एंटीरियरली एक ट्रिक्स याद रखेंगे जिसे हम कहेंगे सब बीडीसी। क्या पढ़ेंगे, सब बीडीसी। सब बीडीसी से पढ़ते हैं, सब मतलब सब स्कैपुलरिस, ठीक है। तो शोल्डर ज्वाइंट के एंटीरियरली आपको मिलेगी सब स्कैपुलरिस मसल। हमने पढ़ा था कि स्कैपुला का कॉस्टल सरफेस मीडियल 2/3 से मल्टीपिनेट सब स्कैपुलरिस मसल्स का ओरिजिन होता है, ये वही है। तो सब फॉर सब स्कैपुलरिस पहला सब। बी फॉर बाइसेप्स ब्रेकाई, तो कौन सा बाइसेप्स ब्रेकाई, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई मिलेगी, सामने की तरफ मिलेगी। और डी फॉर आएगा आपका क्या, डेल्टॉइड। और सी फॉर हो जाएगा कोरिको ब्रेकियलिस। तो शोल्डर ज्वाइंट में एंटीरियरली ट्रिक्स याद रखेंगे जिसे हम कहेंगे सब बीडीसी। सब बीडीसी से पढ़ते हैं। सब फॉर सब स्कैपुलरिस, बी फॉर बाइसेप्स ब्रेकाई का शॉर्ट हेड, डी फॉर डेल्टॉइड, सी फॉर कोरिकोइड, मसल्स है सब, ठीक है। सी फॉर कोरिको ब्रेकियलिस। तो इन्फीरियरली क्या मिलेगा, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई मिलेगा। एंटीरियरली क्या दिखाई दे रहा है, इस एंटीरियरली आपको दिखाई देगा सामने की तरफ से सब बीडीसी, सब स्कैपुलरिस मसल। बी फॉर शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, डी फॉर डेल्टॉइड एंड सी फॉर कोरिको ब्रेकियलिस। ये कैसे मिलेगा आपको, एंटीरियरली। जबकि इसके पोस्टीरियरली, तो पोस्टीरियरली इसमें आपको क्या मिल रहा है, तो देखिए इसमें मिलेगा टेरस माइनर टी, ठीक है। पोस्टीरियरली आपको क्या मिलेगा, टेरस माइनर, हमने पढ़ा है यहाँ से टेरस माइनर, टेरस मेजर, इसके इंसर्शन के ओरिजिन इंसर्शन के बारे में हमने पढ़ा है। तो पोस्टीरियरली शोल्डर ज्वाइंट को क्या मिलेगा, टेरस माइनर टी। फिर आई फॉर इंफ्रास्पाइनेटस, डेफिनेटली यहाँ से इंफ्रास्पाइनेटस होगा, तो पोस्टीरियरली मिलेगा टेरस माइनर। फिर उसके नीचे मिलेगा इसे क्या, आई फॉर इंफ्रास्पाइनेटस, टी आई, फिर डी, टी आई दी, दीदी, टी आई दीदी, ऐसे याद रखिएगा। टी फॉर टेरस माइनर, आई फॉर इंफ्रास्पाइनेटस और दी मतलब डेल्टॉइड मसल, ठीक है। तो एंटीरियरली मैंने क्या याद रखा, सामने की तरफ से इस ज्वाइंट के लिए मैंने क्या याद रखा, सब बीडीसी पढ़ते हैं। सब यानी कि सब स्कैपुलरिस, बी फॉर बाइसेप्स ब्रेकाई, उसके बाद डी फॉर डेल्टॉइड और सी फॉर कोरिको ब्रेकियलिस। फिर पोस्टीरियरली मैंने क्या याद रखा, टी आई दीदी, टी फॉर टेरस माइनर, आई फॉर इंफ्रास्पाइनेटस और डी फॉर डेल्टॉइड पोस्टीरियरली।
और जॉइंट के अंदर अगर देखा जाए तो जॉइंट के अंदर क्या जाता है, इस बाइसिपिटल ग्रूव या इंटरट्यूबरकुलर सल्कस से क्या रन करेगा, टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। ये हो गया इसका रिलेशन। अब आते हैं शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करने वाली वेसल्स, ब्लड वेसल्स। तो अगर ब्लड वेसल्स के बारे में बात करूं तो इस शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करती है एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस। एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस कौन कौन सी है, सामने की तरफ जब जाएगा, सामने की तरफ ह्यूमरस में जब सामने की तरफ से जाएगा एक आर्टरी होगी एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच जो कहलाती है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। सामने की तरफ से सर्कल बनाएगी तो वो कहलाएगी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो सामने की तरफ से आ रही है ह्यूमरस की एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच जो कहलाएगी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। सेम इसी तरीके से बैक साइड में पोस्टेरली सर्कल बनाएगी ह्यूमरस में तो वो कहलाएगी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, दो आर्टरी मिली। उसके बाद आएगी सुप्रा स्कैपुलर वेसल्स। ठीक है, सुप्रा स्कैपुलर वेसल्स क्लियर हुआ, जो स्कैपुला के सुपीरियर पार्ट को सप्लाई करेगी और स्कैपुला के नीचे सप्लाई करेगी सब स्कैपुलर वेसल्स। तो देखिए इसे याद करना बहुत ईजी है, जो भी ब्रांच है वो एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। सामने की तरफ से एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी, पीछे की तरफ से पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी, स्कैपुला के ऊपर सुप्रा स्कैपुलर, स्कैपुला के नीचे सब स्कैपुलर, एंड ऑल आर द ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जो सब स्कैपुलर वेसल है, जो स्कैपुला में नीचे की तरफ सब स्कैपुलर वेसल्स होगी, वो एक्सिलरी आर्टरी की सबसे बड़ी ब्रांच है। ठीक है, लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, पीजी के लिए इंपॉर्टेंट हुआ। तो ब्लड वेसल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो शोल्डर जॉइंट को जो ब्लड वेसल्स सप्लाई होगी तो वो किसके द्वारा होती है, एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस के द्वारा होती है। सामने की तरफ एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, पीछे की तरफ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, ऊपर की तरफ सुप्रा स्कैपुलर, नीचे की तरफ सब स्कैपुलर। पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो सब स्कैपुलर आर्टरी है वो एक्सिलरी आर्टरी की लार्जेस्ट ब्रांच है। ये हो गया इसका ब्लड सप्लाई। फिर हम बात करते हैं नर्व सप्लाई के बारे में। तो हमने पढ़ा कि जो शोल्डर जॉइंट है वो फ्रीली मूव कर पाता है। क्यों मूव कर पाता है, उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, उसके आर्टिकुलर जो सरफेस है उसकी वजह से, ग्लिनाइड कैविटी, हेड ऑफ ह्यूमरस की वजह से। फिर उसे स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हमने पढ़ा, कोरेकोक्यूमेल आर्च के बारे में बात की, सेकेंडरी सॉकेट के बारे में बात की, कोरेकोक्यूमेल लिगामेंट के बारे में बात किया, ग्लिनाइड लैब्रम, उसके बाद रिलेटेड मसल्स, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई, एटमॉस्फेरिक सरफेस। तो यहाँ की जो मसल्स है उसको नर्व सप्लाई करेंगे। कौन कौन सी नर्व, तो उसे हम याद रखेंगे किससे, देखिए सबसे पहले एस, सुप्रा स्कैपुलर नर्व। क्या बोलेंगे, एस, सुप्रा स्कैपुलर नर्व। ठीक है, जो स्कैपुला के अपर पार्ट में जाएगी। फिर आते हैं ए फॉर एक्सिलरी नर्व, और एम मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जो इस शोल्डर जॉइंट के जो मसल्स हैं और उनकी जो स्किन है उसके सुपरफिशियल पार्ट को सप्लाई करेगी। तो इसे हम ट्रिक्स याद रखेंगे, सैम, एस फॉर सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ए फॉर एक्सिलरी नर्व और एम फॉर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। वापस एक बार देखूँ, सैम, एस फॉर सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ए फॉर एक्सिलरी नर्व, ए फॉर एक्सिलरी नर्व और एम फॉर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो इस तरीके से जो नर्व है वो तीन नर्व सैम इसे नर्व सप्लाई करेंगे, जिसके थ्रू यहाँ से मसल्स का मूवमेंट हो पाएगा। फिर अभी आप एक पैटर्न देखेंगे, इसमें आपका जॉइंट का मूवमेंट भी पूछ रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सा मूवमेंट करता है, तो फ्रीली मूवेबल है क्योंकि बॉल एंड सॉकेट वेराइटी है, मूव कर सकता है। डिसलोकेशन बहुत कॉमन है, क्योंकि जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो लूजली अटैच्ड होता है और इन्फीरियरली तो वो डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से जो ह्यूमरस का हेड है वो डिसलोकेट हो जाएगा। तो मूवमेंट अगर हम देखें तो इसमें फ्लेक्शन होगा, एक्सटेंशन होगा, आप पहले पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ फ्लेक्शन, व्हाट इज़ एक्सटेंशन, एबडक्शन होगा, एडक्शन होगा, मीडियल एंड लेटरल रोटेशन होगा, एंड सर्कमडक्शन होगा। इसमें सर्कमडक्शन आपके शॉर्ट नोट्स में बार बार पूछता है, तो सर्कमडक्शन आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। क्लियर हुआ। अब आते हैं हम उसकी क्लिनिकल एनाटमी। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में हम सबसे पहले देखते हैं डिसलोकेशन। तो जो शोल्डर जॉइंट है उसका डिसलोकेशन प्रोन है। बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, जो फुटबॉल खेलते हैं, जिनमें आप देखेंगे कि शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन बहुत कॉमन है। ऐसा क्यों होता है, तो हमने इस बारे में बात की। हमने देखा कि जो ग्लिनाइड कैविटी है वो शैलो है, ग्लिनाइड कैविटी शैलो है, छोटा है, जबकि जो ह्यूमरस का हेड है ये इससे 3 टाइम्स लार्जर है, 3 टाइम्स इसमें लार्ज होता है। और हमने देखा कि काफ़ी बड़ा है। और एक और फैक्ट हमने देखा कि जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो इन्फीरियरली डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से जो शोल्डर जॉइंट है वो क्या होगा, उसमें डिसलोकेशन बहुत कॉमन होगा। तो डिसलोकेशन, तो शोल्डर जॉइंट जो है वो मोर प्रोन है डिसलोकेशन के लिए किसी दूसरे जॉइंट की तुलना में, कारण हमने पढ़ा। फिर सेकंड हम आते हैं ऑप्टिमम एटीट्यूड।
तो एनकाइलोसिस, व्हाट इज़ एनकाइलोसिस? एनकाइलोसिस में क्या होता है कि जो जॉइंट है वो एबनॉर्मली स्टिफ हो जाती है। स्टिफनेस ऑफ अ जॉइंट इज़ नोन एज एनकाइलोसिस। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर जो आर्टिकुलर सरफेस हैं उनमें एडहेशन होने लग जाए, वो चिपकने लग जाए, या जो जॉइंट्स के जो बोन है उसमें रिजिडिटी आ जाए, तो ये कहलाएगा एनकाइलोसिस। व्हाट इज़ एनकाइलोसिस? एनकाइलोसिस इज़ अ स्टिफनेस ऑफ जॉइंट ड्यू टू एबनॉर्मल एडहेशन एंड रिजिडिटी ऑफ द बोन ऑफ द जॉइंट। एनकाइलोसिस क्लियर? तो एनकाइलोसिस में क्या होता है कि जो जॉइंट्स है उसमें स्टिफनेस आ जाता है, किसकी वजह से? एबनॉर्मल एडहेशन की वजह से या रिजिडिटी, बोन के रिजिडिटी की वजह से। तो इस एनकाइलोसिस से बचने के लिए क्या किया जाता है? इस शोल्डर जॉइंट में एक लिमिटेड डिग्री तक ही आर्म को एबडक्ट किया जाता है। ठीक है, लिमिटेड डिग्री तक ही, यानी कितना डिग्री तक? 45 से 90 डिग्री तक ही आर्म को एबडक्ट किया जाता है। जैसे फिजियोथेरेपी में या किसी भी स्पोर्ट्स में, मेनली जो फिजियोथेरेपी में समझते हैं, तो आर्म को कहाँ तक एबडक्ट करना है, तो कहाँ तक एबडक्ट करते हैं ये? मैक्सिमम एबडक्शन कहाँ तक करेंगे? 45 टू 90 डिग्री। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हम शोल्डर जॉइंट को एबडक्ट करते हैं तो उसके जॉइंट्स के बीच में रिजिडिटी होगा, फ्रिक्शन आएगा और वहाँ पर स्टिफनेस होगा और अल्टीमेटली वो एनकाइलोसिस कॉज करा सकता है। ये कहलाएगा ऑप्टिमम एटीट्यूड। पीजी के हिसाब से ऑप्टिमम एटीट्यूड में कितनी डिग्री तक रखा जाता है, कितनी डिग्री तक एबडक्ट किया जाता है शोल्डर जॉइंट को? 45 से 90 डिग्री तक। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आते हैं शोल्डर टिप पेन। देखिए, अगर डायफ्राम के सराउंडिंग किसी पैथोलॉजिकल कॉज की वजह से वहाँ इरिटेशन होगा, तो डायफ्राम में होने वाली इरिटेशन की वजह से शोल्डर के टिप में पेन होता है। काफ़ी अच्छा साइन है। मान लिया जाए कि स्प्लीनिक रप्चर हो गया, स्प्लीन जो है वो रप्चर होने के बाद डायफ्राम को इरिटेट कर रहा है, कोई भी पैथोलॉजिकल कॉज या चेंजेस की वजह से अगर डायफ्राम में इरिटेशन है, तो डायफ्राम में इरिटेशन होने के कारण आप पेशेंट शोल्डर के टिप में या शोल्डर में पेन बताएगा, जिसे हम कहते हैं शोल्डर टिप पेन। ऐसा क्यों है? तो एनाटॉमिकल इसे समझिएगा कि जो डायफ्राम को सप्लाई करने वाली नर्व, दैट इज़ द फ्रेनिक नर्व, और शोल्डर जॉइंट के स्किन को सप्लाई करने वाली नर्व जो कहलाती है सुप्रा क्लाविकुलर नर्व, अभी हमने बात किया। तो फ्रेनिक नर्व और सुप्रा क्लाविकुलर नर्व ये दोनों एक ही जगह से अराइज होती है और वो जगह है थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा का स्पाइनल सेगमेंट। क्लियर? समझते हैं कि जो शोल्डर जॉइंट के ऊपर की स्किन है वो और डायफ्राम को सप्लाई करने वाली नर्व, डायफ्राम को सप्लाई करती है फ्रेनिक नर्व और शोल्डर जॉइंट के ऊपर की स्किन को सप्लाई करती है आपका सुप्रास्कैपुलर नर्व। ये दोनों सर्वाइकल वर्टिब्रा, थर्ड नंबर के सर्वाइकल वर्टिब्रा के स्पाइनल सेगमेंट से अराइज होते हैं। क्योंकि दोनों एक ही जगह से अराइज होते हैं, तो इसीलिए अगर डायफ्राम में कोई इरिटेशन होगा किसी कॉज की वजह से, तो सेम नर्व, सेम रूट है, सेम ओरिजिन है, इसकी वजह से शोल्डर के टिप में पेन होगा। क्लियर? अब अगर देखा जाए कि शोल्डर जॉइंट में कोई एबनॉर्मली है, तो इसे अप्रोच अगर किया जाएगा सर्जिकली, तो कहाँ से करते हैं? सामने की तरफ से, एंट्रली या फ्रंट से शोल्डर जॉइंट को अप्रोच किया जाता है। ठीक है? अब अगर यहाँ शोल्डर जॉइंट में फ्लूइड डिपॉजिट हो गया किसी इन्फेक्शन की वजह से, एब्सेस की वजह से, तो इसे क्या किया जाता है? तो इसमें पेनिट्रेट करना पड़ेगा, इसमें एस्पिरेट करना पड़ेगा, निडल को, निडल डालेंगे और पस को एस्पिरेट करना पड़ेगा, एस्पिरेशन होगा। तो एस्पिरेशन करने के लिए निडल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या तो सामने की तरफ से थ्रू द डेल्टोपेक्टोरल ट्राइंगल, या तो फिर लेटरली करेंगे एक्रोमियन प्रोसेस के जस्ट नीचे। तो क्या बोल रहा है कि अगर शोल्डर जॉइंट में इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन है जहाँ साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है, या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से अगर यहाँ पस डिपॉजिट होगा, तो यहाँ से अगर एस्पिरेट करना है तो सामने की तरफ से एस्पिरेट किया जा सकता है एंटीरियरली थ्रू द नीडल, या तो इसमें लेटरली जस्ट बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे से इसमें पेनिट्रेट किया जा सकता है, एस्पिरेट किया जा सकता है। फिर आते हैं हम फ्रोजन शोल्डर। तो ये आपको डायबिटिक के पेशेंट में काफ़ी दिखाई देगा, फ्रोजन शोल्डर, जहाँ पर जो शोल्डर है वो मूव नहीं हो पाएगा ऊपर की तरफ, उसका ओवरहेड एबडक्शन या मूव आप ऑप्टिमम एटीट्यूड तक भी नहीं पहुँचा पाएंगे पेशेंट के हाथ को। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डायबिटीज़ में एक आपको पैथोलॉजिकल चेंजेस होगा, माइक्रो एंजियोपैथी, जहाँ जो ब्लड वेसल्स है वो उसका ल्यूमेन धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन कम होगा तो स्ट्रक्चर्स को ब्लड सप्लाई हो नहीं पाएगी, और स्ट्रक्चर्स को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी तो वहाँ जो मसल्स है जैसे रोटेटर कफ है, दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, वो स्टिफ होना शुरू हो जाएंगे। ये कंडीशन कहलाती है फ्रोजन शोल्डर। ठीक है? इसमें क्या होता है एक्चुअली,
फ्रोजन शोल्डर में जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, तो जो कैप्सुलर लिगामेंट हमने अभी पढ़ा, कैप्सुलर लिगामेंट, तो कैप्सुलर लिगामेंट के ऊपर में आपका डबल लेयर्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है। और विसरल एंड पैराइटल, तो डबल लेयर्ड जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, इसी को आयुर्वेद में तुलना की गई है किससे? श्लेषक कफ से। तो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है डबल लेयर्ड, वो दोनों लेयर क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, एडहेरेंट हो जाते हैं। क्लिनिकली ये 40 to 60 ईयर्स के एज में दिखाई देगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, शोल्डर में स्टिफनेस होगा, काफ़ी जो जॉइंट है उसमें रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, जॉइंट्स की जो मूवमेंट है उसमें रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। और ये साथ में किसके मिलता है, ये डायबिटीज़ में बहुत कॉमनली दिखाई देता है। क्लियर हुआ? तो ये क्लिनिकल एनाटॉमी है किसकी? शोल्डर जॉइंट की। तो यहाँ पर आपका शोल्डर जॉइंट कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।